नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कल बिहार के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा उत्सव होता है। जनता जनार्दन फैसला करती है और हर पार्टी को वो फैसला सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव और उनके साथी नेताओं को पहले ही हार का इतना डर सताने लगा है कि वो लोकतंत्र की भाषा भूल बैठे हैं। देखिए, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए और आरजेडी पीछे दिखने लगी, अचानक बयान बदलने लगे। कहीं धमकी, कहीं दबाव, कहीं अफवाह फैलाने वाली भाषा। सोचिए, जो नेता कहते थे कि हम नए बिहार की राजनीति करेंगे, आज वही नेता जनता के फैसले से पहले ही धमकी देकर लोकतंत्र को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जनता के वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और ईवीएम में बंद हो चुके जनता के फैसले को अब किसी भी धमकी से नहीं बदला जा सकता। इन नेताओं को यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र डर से नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे से चलता है। अगर तेजस्वी यादव को एग्जिट पोल पर आपत्ति है, तो वे कल आने वाले असली परिणाम तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आज से ही घबराहट इतनी बढ़ गई है कि आरजेडी नेता धमकियां देने लगे, तो यह साफ संकेत है कि हार की आहट या हार का डर उन्हें लगने लगा है। इसलिए आज पूरा सच में हम करेंगे इसी डर को डिकोड। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अब सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी हैं। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सारी तस्वीर साफ होती जाएगी। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल सारी ईवीएम्स कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद हैं। लेकिन नतीजों से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मतगणना से ठीक पहले आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन को सीधे सीधे खुली धमकी दी है। सुनील कुमार सिंह के लालू परिवार के साथ बहुत करीबी संबंध हैं। वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई, तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। वहीं आरजेडी के एक और नेता शिवचंद्र राम भी ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं नतीजों से एक दिन पहले आरजेडी नेताओं के इस तरह के जो बयान हैं, उसने राज्य के सियासी माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। तो पहले आप भी सुनिए कि आरजेडी नेताओं के धमकी भरे बयान क्या हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे इन बयानों पर महागठबंधन और एनडीए नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। हम उन पदाधिकारियों को सचेत करना चाहते हैं कि आप भी संभल जाइए कि ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, और ये शक्ति और ताकत को अगर कोई चकनाचूर करने की कोशिश की तो बिहार की आवाम, बिहार के गरीब, गुरबा, दबे, कुचले, शोषित, उसे भी चकनाचूर करने का काम करेगा। तो आपने सुन लिया आरजेडी के नेता किस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को जब इस बारे में पूछा गया उनसे इस बारे में, तो वो सुनील कुमार सिंह के बयान को गलत ठहराने की बजाय उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरू भी चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए नजर आए। कौन सा शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्होंने एक इशारा किया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों पे आप किन पे पड़ गए, जिन्होंने ये कहा कि लोग आक्रोश में सड़कों पर आ सकते हैं।
महत्वपूर्ण था उस सवाल को डील करना, ना कि उस सवाल के बनिस्बत सुनील जी ने क्या कहा। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। तो एनडीए नेताओं ने आरजेडी नेताओं के बयान को सीधे सीधे धमकी करार दिया है और कहा है कि आरजेडी पहले से ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और जेडी नेताओं का कहना है कि आरजेडी हार की हताशा में इस तरह के बयान देकर मतदाताओं का अपमान कर रही है। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं, जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब देगी। ये हार चुके हैं और आज सुनील सिंह का बयान हो या आरजेडी के कुछ और नेताओं ने भी अनाप शनाप बयान दिया है। दरअसल जंगल राज वालों से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इन्होंने लखीसराय में भी अपनी बानगी दिखा दी है। जहां भी हार इनकी पक्की दिखती है, कोहराम मचाना ये शुरू करते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता जिसके पक्ष में रहती है वही शपथ लेता है, वही जीतता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही मंत्री बनता है। तो जनता का विश्वास जीतने के बदले अहंकार में सारी बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं। इस बीच रोहतास जिले के मतगणना केंद्र के बाहर बुधवार देर रात एक ट्रक को लेकर जमकर बवाल हुआ। काउंटिंग सेंटर के पास ट्रक दिखने पर महागठबंधन समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे और ट्रक में रखे बक्सों की उन्होंने जांच कराई, जो बिल्कुल अंदर से पूरी तरह से खाली थे। अब इस पूरे मामले पर रोहतास की जिला अधिकारी उदिता सिंह का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि सभी के सामने ट्रक को खोला गया, उसमें ढेर सारे स्टील के बक्से मिले, हर बक्सा निकाला गया, जनता को दिखाया गया और सभी बक्से पूरी तरह से खाली पाए गए। इनमें से कोई ईवीएम इसमें से नहीं मिली और पूरे ट्रक की जांच के बाद सभी बक्सों को उसी ट्रक में वापस लोड कर दिया गया और वहां मौजूद सभी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट कर दिया गया उनके सामने कि ईवीएम से लदे ट्रक के परिसर में घुसने की सूचना झूठी थी, अफवाह थी। प्रशासन ने कार्यकर्ताओं से इस तरह की अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है। आप भी सुनिए रोहतास के डीएम ने क्या कहा। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए। तो सासाराम ट्रक मामले पर एनडीए नेताओं का कहना है कि महागठबंधन को बेबुनियाद आरोप लगाकर और अफवाह फैलाकर लोकतंत्र को बदनाम नहीं करना चाहिए। इनको तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। जो इन्होंने कहा था वो जो ये फेंका हुआ जो मिला था समस्तीपुर या कहीं पर जो मिला था, तो इन्होंने कहा था कि पहले ही ये जो है फेंका हुआ कैसे मिल रहा है। बाद में पता चला कि वो मॉक ट्रायल के लिए जो नकली डुप्लीकेट आता है, मॉक ट्रायल किया जाता है, उसको वहां के स्वीपर जो कि राजद से मिल करके उसको बाहर में फेंका। तो उसके लिए माफी मांगे हैं क्या ये कि वो गलत हमने आरोप लगाया था। हार मान चुका है। पहले ये हार के डर से अपने चेहरे को बचाने के लिए ये सब
गलत और झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग सतर्कता के साथ सारा काम करा रही, चुनाव संपन्न करवाया, काउंटिंग भी करवाएगा। कार्यकर्ता ने सासाराम के बारे में हमको जानकारी दी कि ट्रक जो खाली डब्बा उसमें था। अनीता देवी किसकी प्रत्याशी है? आपकी प्रत्याशी है। वह वहाँ उपस्थित थी, वहाँ सत्येंद्र शाह उपस्थित थे, वहाँ मंगल राम जो कांग्रेस के चेनारी के प्रतिनिधि थे उम्मीदवार, वो वहाँ उपस्थित थे। उसके अलावा ज्योति सिंह जो जन स्वराज पार्टी के वो अधिवक्ता के साथ उनके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। तो कैसे आप कह रहे हैं इस बात को? वह ट्रक अभी भी लगा हुआ है। अरे चुनाव में हार को हार मानना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ सालों से चुनाव प्रणाली से जुड़ी हर चीज पर सवाल उठाकर आम जनता के मन में शक और संदेह पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कभी ईवीएम की हैकिंग की कहानी गढ़ी जाती है, तो कभी वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाया जाता है। यहां तक कि मतदान के बाद ईवीएम गायब होने और नई ईवीएम रख दिए जाने की झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं, जैसा कि आपने सासाराम में अभी देखा है। और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आपको हम ये बता दें कि मतदान होने के बाद से लेकर मतगणना तक ईवीएम कहां रखी जाती है और इनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित होती है। इसका पूरा सच आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। चुनाव आयोग के नियम सुनिश्चित करते हैं कि ईवीएम को रखने और ले जाने के हर कदम में सभी पक्ष शामिल हों। मतदान पूरा होने के बाद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के एजेंटों के सामने ईवीएम को ले जाने वाले बॉक्स में उन्हें सील किया जाता है और पोलिंग अधिकारी के अलावा एजेंट्स भी इस सील पर साइन करते हैं। हर पार्टी के चुनावी एजेंट होते हैं जो इस पर साइन करते हैं। मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा होता है और 2 लेयर की सुरक्षा होती है। कई बार ये 3 लेयर की भी सुरक्षा होती है। ईवीएम पर नजर रखने के लिए उम्मीदवार जो होते हैं हर पार्टी के या हर उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो पार्टी का हो, अपने अपने एजेंट चुनते हैं जिन्हें 24 घंटे ईवीएम पर नजर रखने की अनुमति होती है। और जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी होती है उसके ताले पर, जो उस पर ताला लगा रहता है बाहर, उस पर चुनाव अधिकारियों के साथ साथ उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों यानी एजेंट्स के हस्ताक्षर भी होते हैं, जो सील पर वो हस्ताक्षर होते हैं। ईवीएम वाले कमरे के दरवाजे की सीसीटीवी की लाइव फीड गिनती केंद्र पर, जो मतगणना केंद्र है या स्ट्रांग रूम है, वहां पर मौजूद उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को दी जाती है। इसके अलावा आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ईवीएम के सीरियल नंबर की लिस्ट, उसमें पड़े वोटों की संख्या के साथ उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स को दी जाती है, जिसे गिनती के समय क्रॉस चेक किया जा सकता है। यानी इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि जिस ईवीएम में जितने वोट बताए गए हैं उसमें उतने ही वोट निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो ईवीएम जो है वो इतनी सुरक्षित होती है। तो मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मतगणना को धीमा करने की कोशिश होगी, लेकिन कोई भी बलिदान देना पड़े इस बार गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी अपनी संभावित हार को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर में पैदा करेंगे। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। श्री तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पिछले 20 साल की जो कार्यकाल का उनका समय है, उसको जनता ने सराहा है। दरअसल चुनाव एक युद्ध होता है और इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है मुद्दा। अगर आपने जनता से जुड़ा या जनता को प्रभावित करने वाला मुद्दा चुन लिया तो आपकी नैया पार हो जाती है, और अगर
आपने मुद्दा ही गलत चुन लिया तो जीती हुई बाजी भी हार में बदल जाती है। बिहार चुनाव में एसआईआर एक ऐसा ही गलत मुद्दा था जिसका पूरे चुनाव में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यह मुद्दा कितना बेअसर रहा और इससे आरजेडी और कांग्रेस को कैसे नुकसान हो सकता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन में कभी भी इस बात को लेकर सहमति नहीं थी कि एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को तेजस्वी यादव पर लाद दिया। जानकारों का कहना है कि बिहार की चुनावी जमीन में एसआईआर को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव प्रणाली पर शक पैदा करना चाह रहे थे। जाहिर है इससे राहुल का नैरेटिव है, जो उनका एजेंडा है, वो तो सेट हो सकता था, लेकिन इससे बिहार में तेजस्वी को कोई फायदा नहीं होना था। एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जो पूरे करीब 15 दिन तक चली। इस यात्रा में उन्होंने तेजस्वी को भी शामिल कर लिया। नतीजा यह हुआ कि भीड़ जुटाने की सारी जिम्मेदारी आरजेडी के कार्यकर्ता और उसके संगठन पर आ गई, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का संगठन बहुत बुरी हालत में, बहुत कमजोर अवस्था में है। यह यात्रा चुनाव से ठीक 15 दिन, चुनाव के पहले करीब 15 दिन तक चली और ये 15 दिन का जो गोल्डन टाइम था वो बर्बाद हो गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं की जो सारी एनर्जी है वो इस परिवर्तन के जो मुद्दों पर लगना चाहिए थी, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर लगना चाहिए थी, जो नौकरी के मुद्दे पर लगना चाहिए थी, वो सारी एनर्जी एसआईआर के विरोध में लग गई। एसआईआर के ना चलने की एक वजह और भी है, और वो है चुनाव आयोग के आयुक्त से लेकर छोटे स्तर के बीएलओ का ग्राउंड पर किया गया जबरदस्त काम। इतने विरोध के बाद भी चुनाव आयोग की टीम ने इतना पारदर्शी तरीके से काम किया कि जो आम मतदाता है बिहार का, उसे कोई तकलीफ एसआईआर में नहीं उठानी पड़ी। जाहिर है इससे भी एसआईआर के विरोध की जो चिंगारी भड़काने की कोशिश हो रही थी वो पहले ही बुझ गई। और एसआईआर को मुद्दा बनाने का सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि तेजस्वी के पास बेरोजगारी और पलायन जैसे जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए बहुत कम समय बच पाया। तो एसआईआर का विरोध करने के लिए जो यात्रा निकाली गई थी उसका मैनेजमेंट और प्लानिंग भी परफेक्ट नहीं थी। आपको याद होगा कि इस यात्रा में कई बार राहुल ने लोगों को मंच पर बुलाया। इन लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाने के आरोप लगवाए गए इन लोगों से, लेकिन बाद में इनमें से कई दावे फर्जी पाए गए। इससे जनता का भरोसा महागठबंधन से टूट गया। मिसाल के तौर पर वोटर यात्रा के दौरान एक महिला रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसका और उसके परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन बाद में रंजू देवी का दावा गलत साबित हुआ और रंजू देवी को कैमरे के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा। आप भी सुनिए रंजू देवी के वो दोनों बयान। मैं रंजू देवी नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहां। तो एग्जिट पोल में जब से महागठबंधन पिछड़ा है तभी से राहुल और तेजस्वी की चुनावी रणनीति पर राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चा होने लगी है। हालांकि ये एग्जिट पोल का रुझान है और लेकिन इसी के आधार पर बिहार में खूब सियासी चर्चा हो रही है। ऐसी एक चर्चा का विषय है महागठबंधन में दिखाई दी कोऑर्डिनेशन की कमी। सबसे पहले तो कांग्रेस और आरजेडी यही तय नहीं कर पाए कि महागठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। राहुल गांधी ने जहां एसआईआर की रट लगा ली, जैसा हमने आपको बताया, वहीं तेजस्वी के लिए बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे बड़े थे। मेरा मुद्दा और तेरा मुद्दा, ये खींचतान मतदान के पहले तक दिखी। आपको याद होगा कि पहले दौर के मतदान के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जबकि उस वक्त तक बिहार में ये मुद्दा चारों खाने चित्त हो चुका था। ऐसे में अगर आखिरी समय में ये सब करने से क्या हासिल हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं। महागठबंधन की आपसी जो फांस थी, वो जो सीएम फेस था, उसको लेकर भी आपसी फांस थी। तेजस्वी नेचुरल तरीके से महागठबंधन के सीएम फेस थे, लेकिन उनके आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान 23 अक्टूबर को जाकर किया गया, बहुत देर से। जाहिर है इससे महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा।
इन चुनावों में यह भी रहस्य बना हुआ है कि पूरे जोर शोर से वोटर यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान लंबी कोलंबिया यात्रा पर क्यों चले गए। वहीं दूसरे दौर के मतदान से 2 या 3 दिन पहले राहुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए, जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे 3 साल बाद 2028 में होने हैं। लेकिन राहुल को 3 दिन बाद होने वाले बिहार चुनाव की कोई चिंता नहीं थी। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में अपनी पहली रैली 29 अक्टूबर को की, यानी पहले दौर के मतदान से सिर्फ 8 दिन पहले। अब आगे सुनिए, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में टिकट बंटवारे में भी देरी हुई। नामांकन वापस लेने की तारीख करीब आ रही थी और सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। नतीजा, महागठबंधन के दलों ने एक बिना दूसरे से सलाह लिए हुए, बिना आपस में चर्चा करे हुए अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, जिससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान हुआ। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि बिहार के नतीजों से पहले क्यों छिड़ा है पोस्टर वॉर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। देना वो वाली MDH की सुपर जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और चुनाव प्रचार के दौरान तो पोस्टर वॉर समझ में आता है, लेकिन बिहार तो बिहार है। यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, वोट भी पड़ चुके हैं और 12 घंटे बाद वोटों की गिनती भी शुरू होने वाली है। लेकिन अब भी पटना की सड़कों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर जारी है। चुनावी नतीजों से ठीक एक दिन पहले पटना में जेडीयू के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ नीचे लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। असल में ये स्लोगन महज एक पोस्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीतिक नब्ज को बयान कर रहा है। ये पोस्टर बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है। इसमें नीतीश की तस्वीर के साथ लिखा है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक के रक्षक टाइगर अभी जिंदा हैं। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से ना जाने क्यों पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में नीतीश के लिए लिखा गया है, अलविदा चाचा। अब समाजवादी पार्टी चाचा शब्द इस्तेमाल करे
तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये उनके चाचा की भी बात हो सकती है। लेकिन इस पोस्टर के जरिए ये कहने की कोशिश हो रही है कि कल नीतीश की सरकार जाने वाली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं। तो पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर पर एनडीए नेताओं ने कहा कि बिल्कुल टाइगर जिंदा है और 14 नवंबर को एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। आप भी सुनिए एनडीए नेताओं ने क्या कहा। सच्चाई और सच्चाई चंद घंटों में सामने जब आएगा तो विपक्ष के लोग चारों खाना चित होंगे जाकर के। नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में ये किसी प्रदेश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ते गई है। पूरी तस्वीर स्पष्ट है। एक विराट और अभूतपूर्व जनादेश, अविस्मरणीय जनादेश बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है। उनका आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मिल चुका है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।